हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। 23 मार्च 1931 लाहौर की जेल। ब्रिटिश हुकूमत ने तय कर लिया था कि भारत के 3 युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ यह सिर्फ 3 लोगों की मौत की कहानी नहीं थी, ये उस विचार की कहानी थी जिसे अंग्रेज सरकार फांसी के फंदे से खत्म करना चाहती थी, लेकिन इतिहास ने उसे अमर कर दिया। ये कहानी बीबीसी के एक आर्टिकल पर आधारित है। उसका विषय भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटों पर केंद्रित है। ये वो समय था जब एक 23 वर्षीय युवक को पता था कि कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी समाप्त होने वाली है, लेकिन उसके व्यवहार में घबराहट के बजाय एक अलग तरह का आत्मविश्वास दिखाई देता है। भगत सिंह का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में लिया जाता है, लेकिन उन्हें केवल एक हथियार उठाने वाले क्रांतिकारी के रूप में देखना उनकी पूरी कहानी को समझना नहीं है। वे पढ़ने लिखने वाले, राजनीतिक विचारों पर गंभीरता से सोचने वाले और समाज में व्यापक बदलाव की कल्पना करने वाले युवा थे। उनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण भी है जिसमें शोषण और असमानता कम हो। भगत सिंह के जीवन का निर्णायक मोड़ लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद आया। साइमन कमीशन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय रूप घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने इसे ब्रिटिश दमन का उदाहरण माना। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की। इस घटना ने उन्हें ब्रिटिश सरकार की नज़र में बेहद खतरनाक बना दिया, लेकिन भगत सिंह की सबसे चर्चित कार्रवाइयों में से एक दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फेंका। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। बम अपेक्षाकृत कम नुकसान वाले थे और दोनों ने घटना के बाद भागने के बजाय खुद को गिरफ्तार करवाया। उनका उद्देश्य था कि उनकी आवाज़ अदालत और जेल के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अदालत को भी अपने विचारों का मंच बनाया। वे लगातार ये स्पष्ट करने की कोशिश करते रहे कि उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत बदले का संघर्ष नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक शासन और सामाजिक शोषण के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई थी। जेल में भी भगत सिंह और उनके साथियों का संघर्ष जारी रहा। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार और जेल में भेदभाव समाप्त करने की मांग को लेकर लंबी भूख हड़ताल की। इस आंदोलन ने पूरे देश में उनका समर्थन बढ़ा दिया। भगत सिंह अब केवल एक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य नहीं रह गए थे, वे युवाओं के लिए एक प्रतीक बन चुके थे। फिर आया 23 मार्च 1931 का दिन। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जानी थी। सामान्य तौर पर ऐसी फांसी सुबह दी जाती थी, लेकिन इन तीनों को निर्धारित समय से पहले ही शाम के समय फांसी दिए जाने की बात इतिहास में दर्ज है। ब्रिटिश प्रशासन ने को आशंका थी कि यदि फांसी सार्वजनिक रूप से निर्धारित समय पर हुई तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। इस समय की सबसे उल्लेखनीय बात भगत सिंह का रवैया था। जिस व्यक्ति को पता हो कि कुछ ही घंटों बाद उसे मौत के सामने खड़ा होना है, उसके लिए डरना स्वाभाविक है। लेकिन भगत सिंह के बारे में उपलब्ध विवरण बताते हैं कि अंतिम समय में भी उनका ध्यान अपने विचारों और पुस्तकों पर था। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि उनके विचारों को आगे ले जाने का एक अवसर बन चुकी थी। उनकी जेल जिंदगी में किताबों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे लगातार पढ़ते और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विचारों पर अध्ययन करते थे। उनके लेखन से स्पष्ट होता है कि वे क्रांति को केवल हिंसक कार्रवाई के रूप में नहीं देखते थे। उनके लिए क्रांति का अर्थ समाज की बुनियादी संरचना में परिवर्तन था। इसलिए भगत सिंह को समझने के लिए उनके अंतिम शब्दों से ज़्यादा उनके विचारों को समझना जरूरी है। उनका प्रसिद्ध नारा था इंकलाब जिंदाबाद, लेकिन इस नारे का अर्थ केवल अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था। ये उस व्यवस्था के खिलाफ भी था जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। भगत सिंह का सपना राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी था। फांसी से पहले के घंटों में भी उनके भीतर यही विचार दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो वे अपने अध्ययन में व्यस्त थे। उनके लिए ये किताब उस समय भी महत्वपूर्ण थी जब उनके जीवन के केवल कुछ घंटे बाकी थे।
आखिरकार वह क्षण आया जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के लिए ले जाया गया। तीनों ने मौत का सामना किया। उनके शवों को परिवारों को सौंपने की बजाय ब्रिटिश अधिकारियों ने रात के अंधेरे में जेल से बाहर ले जाकर अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। इस घटना ने बाद में रहस्य और आक्रोश दोनों को जन्म दिया। सतलुज नदी के किनारे उनके शवों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिल गई। इसके बाद लोगों ने अवशेषों को एकत्र किया और पूरे इलाके में शोक और गुस्से का माहौल फैल गया। 23 साल की उम्र में भगत सिंह की जिंदगी समाप्त हो गई, लेकिन उनका प्रभाव उसी दिन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद उनका नाम और भी तेजी से फैलने लगा। उनकी मृत्यु ने उन्हें एक ऐसे प्रतीक में बदल दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, बलिदान और विद्रोह का प्रतिनिधित्व करने लगा। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में शायद ही कोई दूसरा युवा क्रांतिकारी इतनी कम उम्र में इतना बड़ा प्रभाव छोड़ पाया हो। लेकिन भगत सिंह की विरासत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद यही है कि उन्हें केवल शहीद के रूप में याद करना पर्याप्त नहीं है। उनके लेख, जेल डायरी, पत्र और राजनीतिक विचार ये बताते हैं कि वे लगातार सवाल पूछने वाले व्यक्ति थे। वे धर्म, राजनीति, समाज, आर्थिक असमानता और सत्ता के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करते थे। उनका जीवन हमें यह भी बताता है कि किसी व्यक्ति की उम्र उसके प्रभाव का पैमाना नहीं होती। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने यह पहचान बना ली थी जो एक सदी से भी ज्यादा समय बाद आज भी कायम है। 23 मार्च 1931 की शाम ब्रिटिश सरकार ने 3 युवाओं को फांसी दे दी थी। उसे लगा होगा कि इससे एक खतरा खत्म हो गया, लेकिन इतिहास ने उसका बिल्कुल उल्टा परिणाम दिखाया। फांसी का फंदा भगत सिंह के शरीर को रोक सकता था, लेकिन उनके विचारों को नहीं। आज भी जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, युवाओं की भूमिका और क्रांतिकारी विचारों की चर्चा होती है, भगत सिंह का नाम सबसे पहले आने वाले नामों में शामिल होता है। उनकी आखिरी रात इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें केवल मौत का इंतजार था, बल्कि इसलिए कि उन आखिरी घंटों में भी एक युवा अपने विश्वास से पीछे नहीं हटा। और शायद यही भगत सिंह की कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है। जिंदगी कितनी लंबी थी, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस जिंदगी में इंसान ने किस विचार के लिए खड़ा होना चुना।